Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhori. Now I am going to start a lesson of class 9 poem, first poem, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Robert Frost was born on 26th March 1874 in San Francisco, California, United States, and died on 29 January 1963, Boston, Massachusetts, United States. Now, the short summary of The Road Not Taken. The Road Not Taken, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में आके डिसाइड करने लगे कि जंगल में रास्ता दो साइड पर दोनों साइड पे रास्ता चल गए, तो वो डिसीजन उसको लेना था कि कौन रास्ता पे चलेंगे। तो इसी में वो खड़ा हो के सोचने लगे कि क्या एक रास्ते में बहुत ज़्यादा आदमी चले हैं और एक रास्ते में कम आदमी चले हैं, तो कौन क्या डिसीजन क्या होगा, क्या चॉइस होगा पोएट को, ये थोड़ा सोचने वाली विषय है। तो हम लोग को भी जीवन में खास करके जो क्लास 9 का स्टूडेंट है वो अभी एकदम ऐसा संदिग्ध सिचुएशन में है, तो उसको भी डिसाइड करना है अपना जीवन के लिए, अपना कोई भी चॉइस के लिए, कोई भी डिसीजन के लिए एकदम करेक्ट डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन जो बाद में उसको चेंज भी नहीं कर सकता है, तो उसी तरह एकदम अच्छा विचार करके डिसीजन लेना है, सटीक करेक्ट डिसीजन। तो अभी जो समरी है, ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफी जो अपने के बारे में जो कवि या तो राइटर लिखते हैं वो उसको ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट समरी है, वंस द पोएट केम अक्रॉस ए जंक्शन। तो एक जगह में जंक्शन में, एक जगह में या तो जंगल में कवि आ जाते हैं, और हिज पाथ डाइवर्ज इनटू टू। वो देखे कि दोनों साइड पे दोनों तरफ से रास्ता चला गया, तो उसको रास्ता चुनना था। He had to take a decision which road to take. तो कौन सा रास्ता पे चलेंगे ये उसको सिद्धांत डिसीजन लेना था। He stood for a long time and thought of the roads. तो बहुत ही लंबा समय तक देर तक वहां पर रहे और वो सोचने लगे कि कौन रास्ता पे चलेंगे। He decided to take the road which was less travel. तो लास्ट में डिसीजन लिए कि जो रास्ता पे कम आदमी चले हैं उस रास्ता पे चलेंगे। तो यहाँ पर चॉइस वन फेसेस, कोई भी जीवन में एक चॉइस डिसीजन लेना ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो अच्छा से विचार करके उस डिसीजन लेना पड़ता है। नाउ वी विल गो थ्रू द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। तो दो रास्ता सेपरेट हुए हैं, सेपरेटेड एंड टूक डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्ज मींस सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग हो गया है और दोनों तरफ चला गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कवि यहाँ पर खेद कर रहे, दुख प्रकाश कर रहे हैं कि दोनों साथ में, क्योंकि वो अकेला था, दोनों साइड में एक साथ में जा नहीं सकते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ही ट्रेवलर है। एंड लॉन्ग आई स्टूड, तो देर तक खड़ा रहे। एंड लुक डाउन, देखे वन एज फार एज आई कुड, जितना दूर उसका दृष्टि था आप से देख सकते थे उतना दूर तक देखें। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। तो टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, तो जितना दूर तक दिख रहा है उसको बाद की दूसरा साइड में मोड़ लिए, तो जहां जितना दूर तक उसका दृष्टि और आंख जा रहा था उतना दूरी देख पा रहे थे। सेकंड स्टैंजा। Then took the other, तो दूसरा साइड लिए as just as fair। तो दूसरा रास्ता क्या था, as fair means as good as the other one, तो उतना ही सुंदर था। And having perhaps the better claim, और दूसरा रास्ता के बारे में जब सोचे हैं तो देखिए उसमें बेटर ऑप्शन था, कुछ अच्छा ऑप्शन था। Because it was grassy and wanted where, तो उसमें grassy means unused है, वहाँ पर घास था, और wanted where means had not been used, कोई भी यूज उसको नहीं किए हैं। Though as for that the passing there, तो उसमें though as for that the passing there, सोचने लगे उसमें पास करने के लिए,
had owned them really about the same. तो owned means here damaged and shabby as a result or much use. तो देखें had owned them really about the same. तो उस दूसरे तरफ से जब देखें तो देखें वो भी उसी तरह यूज्ड है. owned means या जीर्ण और पहना है. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. तो दोनों ही रास्ता ही पड़ा हुआ है. In leaves उसमें पत्ता पड़े हैं. No step had trodden black. Trodden means here walked over or remain green. Walked over, remain green. तो दोनों ही रास्ता में ग्रीन पड़ा हुआ है, ब्लैक नहीं हुआ है. Oh, I kept the first for another day. तो कभी यहाँ पर बोलते हैं कि दूसरे रास्ता को अभी रख देते हैं, ये दूसरा दिन उसको यूज करने के लिए. तो यहाँ भी वो सोचते हैं कि दूसरा रास्ता जो छोड़ देते हैं दूसरा समय यूज करने के लिए, तो जीवन में ये भी संभव नहीं हो सकता है कि वो दूसरा रास्ता पे चलने का मौका नहीं मिल सकता है. Yet knowing how way leads on to way. देखें कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलाया की तरह होते हैं. हाँ, एक तरफ से जाते हैं, दूसरा तरफ से भुला जाते हैं, ऐसा भी होता है. I doubted if I should ever come back. तो इसमें संदेह प्रकाश हो रहा है कि ये दूसरा रास्ता पे हम कभी जिंदगी में आ पाएंगे या नहीं. लास्ट स्टेंजा. I shall be telling this with a sigh. तो ये बोलने के लिए कभी क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं. Sigh means deep breath. Sigh, deep breath, regret. उन सोचना, परिताप कर रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं. Somewhere edges and edges hence. तो edges and edges means in the future reference. Hence means for this reason. तो कोई जगह में देखते हैं कि somewhere कोई जगह में edges and edges hence माने in the future भविष्य के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या होगा. Two roads diverge in a wood and I. तो लास्ट में ये लाइन फिर भी रिपीट किए हैं कि दोनों रास्ता सेपरेट हो गए हैं जंगल में. I took the one less traveled by. तो मैंने डिसीजन लिया कि जहाँ पर आदमी बहुत कम चले हैं वो रास्ता पे चलेंगे. And that has made all the difference. तो यही मेरे को क्या किए, उसमें अंतर बना दिए, भेद प्रकाश किए, ये फर्क हुआ. अभी क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ वो देखेंगे हम लोग. एनाफोरा. What is anaphora? The deliberate repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. यहाँ पर जो फर्स्ट 3 लाइन्स है या फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन में एंड बिगिनिंग में ही ये वर्ड यूज हुआ है. रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. तो जो एंड ये शब्द सेम वर्ड रिपीट हुआ है इसको एनाफोरा कहते हैं. अभी अलिटरेशन. तो अलिटरेशन इज a figure of speech in which same letter or word or syllable is repeated successively or near successively to create a musical effect in the poem is called alliteration. तो use wanted where. तो wanted where WW यहाँ पर सेम लेटर का रिपीट हुआ है. फर्स्ट फॉर 13 लाइन पे A फॉर F का रिपीट हुआ है. दो दैट यहाँ पर 9th लाइन में T का रिपीटेशन हुआ है. नेक्स्ट रिपीटेशन. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. Repetition is a literary device in which a word or phrase is repeated 2 or more times. Edges and edges. Here line number 17. Edges and edges, same word repeated in the same line. So it is repetition. Then rhyming scheme of the poem. Here the rhyming first stanza rhyming words are would, stood, and could. And another second line both is rhyming with undergrowth. So rhyming scheme of the poem is A B A A B. Now homework, write word meaning, a literary device which used, and summary of the poem. Okay, thank you. Have a nice day.